चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.4 को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। 1.4 के सारे क्वेश्चन को हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उस बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं और उस बात को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 में जो आपको पहली टॉपिक समझनी है वो है वेन डायग्राम। वो क्या है? वेन डायग्राम। पहले हम लोग बात समझेंगे वेन डायग्राम, उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर्स में आपको जाननी है, तो ही इन सारी बात को समझेंगे, तो ही जाकर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें जानना वेन आरेख, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। पहले इसके बारे में हम लोग डीपली जान लेते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए दोस्तों, कई बार समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है ना, आरेखों द्वारा दर्शाया जाता है। आरेखों द्वारा दर्शाया जाता है, इस बात को समझेंगे। आरेख मीन्स हो गया एरे, चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। कई बार समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है, समुच्चयों के बीच जो रिलेशन दर्शाया जाता है, वह किससे? आरेखों द्वारा दर्शाया जाता है। और इसी बात को बोला गया वेन आरेख, मतलब वेन डायग्राम बोला गया। एक बात और है, एक बार और आते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं वेन आरेख किसे बोलेंगे, वेन डायग्राम क्या है, इस बात को समझिए। वेन आरेख समुच्चय के बीच संबंध दर्शाने का एक माध्यम है। वेन आरेख क्या है? तो समुच्चय के बीच संबंध दर्शाने का एक क्या है? माध्यम है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। अभी तक आप समुच्चय पढ़े हैं ना। समुच्चय क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। आपको मैं पहले क्लियर करा चुका समुच्चय क्या है। तो समुच्चयों के बीच जो संबंध दर्शाया जाता है आरेख द्वारा, समुच्चय के बीच जो संबंध दर्शाया जाएगा वह आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। और इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। अब देखिए, इस बात को मैं आपके सामने लिख भी दिया हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वेन आरेख को इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम देखिए, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। बता दिया था ना, समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है वह आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है वह आरेखों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसी बात को वेन आरेख बोलते हैं। क्या लिखा था? समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंध को आरेखों द्वारा दर्शाया जाता है। इस बात को क्या बोलते हैं? वेन आरेख बोलते हैं। अब देखिए, वेन आरेख जो है ना, एक वैज्ञानिक तर्कशास्त्री थे, वो अपने ही नाम पर क्या किए, इससे इस आरेख का नाम दे दिए। देखिए आगे, वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन, एक तर्कशास्त्री थे अंग्रेज, वो क्या किए? वेन आरेख का नाम अपने ही नाम पर डाल दिए। वेन आरेख का नाम जॉन वेन ने अपने ही नाम पर क्या किया? इस आरेख का नाम डाल दिया वेन आरेख। ठीक है ना, रखा गया। इन आरेखों में देखिए, जो आरेख बनेगा इसमें क्या क्या होगा? इन आरेखों में आयत होगा और उसके बाद बंद वृत्त होगा। ये सारी चीजें उसमें क्या होगी? और जो आयत होगा उसको सार्वत्रिक समुच्चय लेकर चलते हैं। और जो बंद उसमें वृत्त होता है वह क्या होता है? समुच्चय का एक, मतलब समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। इस बात को लिखा हुआ देखिए, किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा, जो आयत है उसको, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे? एक आयत के द्वारा। बता रहा हूँ, सारी बात को मैं क्लियर करूंगा। और उनके उप समुच्चयों को एक वृत्त के द्वारा दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो उसमें आयत बनेगा, मतलब जो भी आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय होंगे उसको आयत के माध्यम से दर्शाना है। और उसके बाद जो आपके पास अवयव है उसको क्या करना है? एक वृत्त के माध्यम से दर्शाना है। जो उप समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का है उसको एक वृत्त के माध्यम से दर्शाना है। फिर एक बात पर इस बात को क्लियर करिए, उसके बाद एग्जाम्पल देकर मैं कोशिश करूंगा कि वेन डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। देखिए, वेन आरेख क्या होता है? यह समुच्चयों के बीच संबंध आरेख के द्वारा दर्शाने का एक माध्यम होता है। क्या होता है? वेन आरेख समुच्चयों के बीच संबंध को आरेखों द्वारा दर्शाने का एक माध्यम है, जिन्हें वेन आरेख बोलते हैं। वेन आरेख एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री के नाम पर रखा गया। अंग्रेजी तर्कशास्त्री जिनका जॉन वेन नाम था, उन्हीं के नाम पर वेन आरेख को रखा गया। इसमें क्या होता है? इसमें जो आयत होता है उसको सार्वत्रिक समुच्चय लेकर चलेंगे, जो आपका जो भी अवयव होगा उसको एक बंद वृत्त के अंदर लेकर चलेंगे। चलिए इस बात को क्लियर करते हैं, पर इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या है? देखिए, तो मान लीजिए बोल क्या रहा है कि किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत लेकर चलना पड़ेगा। तो जो भी आयत आपके पास है, यहाँ पर ले लीजिए, ये आपके पास आयत है, ठीक है ना। तो इस आयत को क्या लेकर चलेंगे हम लोग? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। आप पढ़ चुके हैं सार्वत्रिक समुच्चय, इसके पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, हर वीडियो जो होती है ना एक दूसरे पर आश्रित होती है, इसलिए यदि
यदि आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें तो उसको देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस पर आइए, तो बेटर से आप समझ जाएंगे। देखिए, तो जो भी आयत रहेगा उसको क्या लेकर चलेंगे, यू लेकर चलेंगे। वेन आरेख कहता है कि जो भी आयत है उसको क्या लेकर चलना है, यू, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत लेकर चलना है, और उसके अंदर जो भी उप समुच्चय होगा उसको क्या लेकर चलना है, वृत्त लेकर चलना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके इसके अंदर एक अवयव है, 1 2 3 4, और इसके अंदर एक वृत्त है 5 6 7, और यहाँ पर बोल ये रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको ये सारी थोड़ी सी बातें बतानी है कि यहाँ पर u का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझिए और इसको अच्छी तरह से फॉलो करिए। देखिए, यहाँ जो सार्वत्रिक समुच्चय में जानते हैं आयत के अंदर जो भी वैल्यू होंगे वो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। वही तो मैंने आपको बताया, u का वैल्यू उस आयत के अंदर जितना वैल्यू है क्या है, 1 से लेकर 7 तक वैल्यू, इसका लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यह जो है ना, यह क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और यहाँ जो वृत्त के अंदर समुच्चय, वृत्त के अंदर जो अवयव है उसको अवयव ए बी सी कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो वृत्त के अंदर क्या क्या, देखिए यहाँ पर 5 6 7, यह जो है ना यू का सार्वत्रिक समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय। इस बात को फिर से गौर करिए, समझिए। यहाँ पर देखिए बोल रहा था बात है कि किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय को पढ़ा है एक आयत द्वारा। सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे सूचित करेंगे, एक आयत के द्वारा, और उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का जो उप समुच्चय होगा, जो सबसेट होगा, उसको एक वृत्त के द्वारा दिखाना है। मतलब वृत्त के अंदर जो है ना वह सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय है, तो वृत्त के अंदर वाला वैल्यू इसका उप समुच्चय है। देखिए दोस्तों, जो भी आयत के अंदर जो भी जितना भी वैल्यू होगा ना, जितना भी वैल्यू होगा वह सब वैल्यू यू का होगा। यू मतलब यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय होगा, और वृत्त के अंदर जो वैल्यू होगा वह ए का मतलब वो सेट का वैल्यू होगा, समुच्चय का वैल्यू होगा। चलिए, तो आई होप आपको अभी तक समझ में आएगी वेन आरेख। वेन आरेख किसे बोलते हैं, वेन आरेख क्या है, तो वेन आरेख समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, इसी बात को वेन आरेख कही जाती है। वेन आरेख एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया। उसके बाद वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा दर्शाते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय को एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। यह बातें पहले क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस बात को फिर से समझते हैं एक और एग्जांपल के द्वारा। ध्यान देंगे, ये आपके पास u है, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका वृत्त है 10 11 12 13 14। अब यह दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताना यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पर आपका अवयव ए बी सी, अब जो भी लेट करेंगे वृत्त वाले को, वो वैल्यू क्या होगा। चलिए इस बात को समझते हैं फिर से। तो पहली बात मैं बताया कि आयत के अंदर जितना भी वैल्यू है वह सब सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इस आयत के अंदर तो 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक वैल्यू दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 से लेकर 14 तक जो आयत के अंदर जो भी पूरा का पूरा वैल्यू है वह यू हो गया। और उसके बाद वृत्त के अंदर जो वैल्यू है वह क्या कहलाएगा, अवयव ए। तो क्या क्या वृत्त के अंदर है, 2 है, ध्यान देंगे, 2 5 8, उसके बाद है 10 11 12 13 14। यह जो वैल्यू हो गया अवयव ए का वैल्यू हो गया। इस बात को समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से इस बात को कवर करा दूं, तो अब आपको समझ में आई होगी। देखिए वेन आरेख में जो भी आपका आयत के अंदर वैल्यू होगा पूरा का पूरा उसको यू लेकर चलेंगे, और वृत्त के अंदर जो वैल्यू होगा उसको अवयव ए बी सी, ये सारी चीज़ आप लेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए यह बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है वेन आरेख के बाद जानना है समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम लोग जानते हैं जरा समुच्चयों का सम्मिलन है क्या, इस बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन, देखिए दोस्तों यहाँ से अर्थ निकाल सकते हैं सम्मिलन, सम्मिलन,
सम्मिलन मीन्स क्या होता है, मिला देना। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। इस बात को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हेडिंग के तौर पर। समुच्चयों का सम्मिलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए, अभी तक आप वेन आरेख को अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग जान रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन है क्या। समुच्चयों का सम्मिलन है क्या, इस बात को समझिए। देखिए दोस्तों, समुच्चयों का सम्मिलन मतलब समुच्चयों को आपस में मिलाने की क्रिया ही समुच्चयों का सम्मिलन कहलाती है। मतलब मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय दिया हुआ है, तो उनके सारे अवयवों को क्या करेंगे, मिला देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए आपके पास अवयव 1 2 3 4 5 6 दिया है और एक अवयव बी दिया है। इसके अंदर अवयव है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कैसे इनका सम्मिलन करेंगे, सम्मिलन मीन्स हो गया मिलाना। यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, समुच्चयों के सम्मिलन को यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। यह बात पहले क्लियर करिए, समुच्चयों का सम्मिलन इसको यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। जब भी आपके पास 2 3 जितना भी आपके पास समुच्चय दिया है, तो उनके सारे अवयवों को क्या करेंगे, मिला देंगे। पूरा पूरा धके क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। लेकिन एक बात की ख्याल रखनी है कि जो भी उभयनिष्ठ अवयव मतलब जो भी दोनों या तीनों समुच्चय में अवयव मिल रहा है, उसको केवल एक बार लिखना, ठीक है। और पहली बात यह है कि यहाँ पर समुच्चयों को सम्मिलन को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे, इस संकेत के द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं सम्मिलन, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनियन, UNION। यह बात पहले क्लियर कर लीजिए। सम्मिलन को कैसे कैसे ऐसे सूचित करते हैं, ऊपर की तरफ खुला रहेगा, वह कहलाएगा सम्मिलन का। वह सिंबल जो होता है सम्मिलन का होता है। यह जो प्रतीक है वो किसका, सम्मिलन का। हालांकि आप बोलेंगे कि यू का मतलब तो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए ऐसे। ये हो गया आपका सम्मिलन का सिंबल हो गया, इसको यूनियन बोलेंगे। अब दो समुच्चयों को आप मिला रहे हैं, सम्मिलन निकालना चाहते हैं, इसको लिखेंगे ए सम्मिलन बी। मतलब ए और बी का क्या कर रहे हैं, सम्मिलन कर रहे हैं। ए यूनियन बी, यूनियन बी इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में सम्मिलन भी पढ़ सकते हैं। ए और बी कैसे सम्मिलन निकालना, तो दोनों समुच्चय के अवयवों को मिला देना। मिलाइए, 1 2 3 4 5 6, पहला में ये 6 तक है। अब दूसरा को इसमें मिलाएंगे तो 3 4 5 तो मिल चुका ना, 3 4 5 6 तक उभयनिष्ठ अवयव जो दोनों में मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 3 से 6 तक वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं। अब जो अवयव उसको लिखिए 7 8 9 10। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, दो समुच्चयों को मिला देते हैं। मैंने बोला था ना आपको, अच्छी तरह से बताया था ना कि दो समुच्चय को सारे अवयवों को मिला देंगे। मैंने इन दोनों को सभी को मिलाने की कोशिश करी, लेकिन एक बात थी कि जो उभयनिष्ठ अवयव था, जैसे दोनों में क्या मिल रहा था, 3 4 5 6 3 4 5 6, इन दोनों में से मैंने 3 3 4 5 6 को एक ही बार लिखा है। उभयनिष्ठ अवयव को क्या करना है, ओनली मात्र एक बार लिखना है। ओके, तो देखिए समुच्चयों का सम्मिलन को हम लोग कैसे ऐसे सूचित करते हैं, इस सिंबल को हम लोग यूनियन या सम्मिलन बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए समुच्चयों का सम्मिलन है क्या, जब भी आपको 2 3 जितना भी समुच्चय दिया है तो उनके सारे अवयवों को मिला देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि उभयनिष्ठ अवयवों को जो तीनों समुच्चय मिल रही है उसको एक बार ही लिखना है, वह कहलाती है समुच्चयों का सम्मिलन। अब समुच्चयों को सम्मिलन को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर समुच्चयों को सम्मिलन का वेन डायग्राम खींचते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यही आपका एग्जाम्पल है, मैं इसका वेन डायग्राम, वेन आरेख खींचना चाहता हूँ। इस बात को ध्यान से समझिएगा जरा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। मान लीजिए तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ क्या करेंगे, पहले मान लीजिए आप आयत बनाएंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि वेन आरेख में एक आयत होता है जिसको हम लोग क्या लेकर चलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय लेते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 गोला आपको लेकर चलना पड़ेगा, 2 गोला, क्योंकि 2 सेट हैं। इसको ए लेकर चलेंगे और इसको क्या लेकर चलेंगे, बी लेकर चलेंगे। बात समझिएगा, मैं सारी बातों को एक एक स्टेप में क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए, तो ये जो आपका है इसको हम लोग लेकर चलेंगे यू, जो आया था उसको यू लेकर चलेंगे। अब ए का वैल्यू क्या क्या है, 1 है। ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू क्या 1 से 6 तक दिया, 1 से 6 तक, ध्यान दीजिएगा 1 2। थोड़ा सा यहाँ पर इसको अच्छे से बनाते हैं गोला को ताकि दिखाई दे क्लियर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
ये पहले गोला में गोला ए में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब बोलेंगे कि वो अंदर क्यों लिखा हो, इसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए और दूसरे क्या आता है, तो देखिए दूसरे गोला में 3 4 5 6 हो गया और उसके बाद क्या लिखेंगे 7 8 9 10। तो यहाँ पर मैं क्या किया, अवयव ए और बी के सारे अवयवों को लिख दिया, मतलब अवयव ए ने सेट ए के सारे अवयवों को लिख दिया। देखिए सेट ए का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और दूसरे गोला में दूसरे वृत्त में दूसरे सेट का अवयव कितना है 3 से लेगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए दोस्तों, बात को समझिएगा ध्यान से अच्छी तरह से। अब देखिए जब इनके सारे मतलब इस सेट के अंदर जो भी अवयव है, इस सेट के अंदर जो भी अवयव सबको मिला देंगे वो आपका यू बन जाएगा। यू का वैल्यू शाब्दिक समुच्चय का वैल्यू 1 से कितना तक हो जाएगा 10 तक। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का क्या हो गया, ए और बी का ये पूरा का पूरा भाग जो है ना, ये पूरा का पूरा भाग जो है ना सम्मिलन बन गया। ये क्या भाग बन चुका है, सम्मिलन। क्यों, देखिए अब सेट ए और सेट बी दोनों को मिलाना था। मिलाने के उपरांत ये एक बात ध्यान रखना था कि उनके उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार लिखना है। तो अवयव ए में सेट ए में 1 2 और 3 4 5 6 जो है ना दोनों में मिल रहा था, ए में भी मिल रहा था और बी में भी मिल रहा था। सेट ए में भी मिल रहा था और सेट बी में भी मिल रहा था, जिसके कारण से 3 4 5 6 को मैं एक ही बार लिखा हूँ। तो ये वाला जो भाग आपका आ गया ना, यह ए और बी का सम्मिलन हो गया। इसको हम लोग पिक्चर के रूप में ड्रॉ करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आपका यू हो गया, ये क्या होगा आपका यू हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर ए और इसके अंदर ये बी हो गया। सबसे पहली बात है दोनों को मिलाना है। मिलाने का मतलब पूरा इसके अंदर अवयव भर जाएगा, ए के अंदर बी के अंदर। तो जो रंगने पर आपका क्षेत्र मिलेगा ना, पूरा का पूरा सब क्षेत्र मिल जाएगा रंगने के बाद। यहाँ ए और बी का सम्मिलन पूरा का पूरा, इसको अच्छी तरह से आप क्या करिएगा, कवर करेगा, अच्छी तरह से रंग दीजिएगा। तो ये वाला जो भाग आएगा इसी को बोलेंगे ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का ये पिक्चर्स आपका यहाँ पर बनेगा। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मतलब इसको अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, रंग लेंगे अच्छी तरह से। दिखाई नहीं दीजिए एक दो उजला भाग, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिया हूँ। दोस्तों पहली बात, मिलाएंगे तो टोटल अवयव मिल जाएगा ना, मिलने के बाद टोटल अवयव उसमें बढ़ जाएगा ए और बी में। ओके, इस भाग को रंग देंगे। ये वाला जो भाग है आपका ए यूनियन बी हो गई। पहली बात ये कि ए और बी मतलब दो समुच्चयों का सम्मिलन होता क्या, इस बात को क्लियर करिए। दो समुच्चयों का सम्मिलन, उनके सारे अवयवों को मिला देंगे। दो या दो से अधिक समुच्चय दिए तो उनके सारे अवयवों को मिला देंगे। बशर्ते ध्यान देने वाले ये बात है कि वहाँ पर घनिष्ठ अवयवों को वनली एक बार लिखना पड़ेगा। यूनियन को ऐसे सूचित करते हैं, इस यूनियन का डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ए यूनियन बी का ये डायग्राम आपका हो गया। अब जानते हैं ये आयत है, आयत क्या है, यू है, और ये वृत्त क्या है, तो यू का एक उपसमुच्चय। ओके, मेरे को लगता है कि अभी तक आपको समुच्चयों का सम्मिलन क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें भी और भी आपको बातें समझनी है सम्मिलन में, वो बातें मैं थोड़ा सा आपको साइड में बता देता हूँ। साइड में कुछ फॉर्मूला है जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। सम्मिलन पर कुछ गुणधर्म आपको देखना है। गुणधर्म किस पर, सम्मिलन पर, इस पर आपको गुणधर्म देखना है, गुणधर्म। इस बात को भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्लियर करते चलते हैं। पहला गुणधर्म है, यदि ए का यूनियन बी है तो इसको लिख सकते हैं बी यूनियन ए। यह कौन सा गुणधर्म दर्शाता है, यह क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है, क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और साइड में यहाँ पर लिखते हैं, काटते इस बात को, देखिए। और दूसरी बात क्या है कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान देते हैं, यदि ए का यूनियन बी और यूनियन सी निकालने के बाद, ध्यान देंगे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान देंगे, ए का यूनियन बी और उसका यूनियन सी और उसके बाद ए का यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि यह जो है ना, यह कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, यह साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। कौन से नियम को, साहचर्य। और तीसरी बात है आपको क्या जाननी है, इस बात को समझिए। तीसरी बात है आपको ये जाननी है कि यदि ए का यूनियन आप रिक्त समुच्चय से करते हैं, फाई से, तो रिक्त मीन्स खाली, दोनों को मिलाएंगे तो कुछ तो मिलने वाला आपका है नहीं, मिलने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचे। ध्यान देंगे बात से, ए और फाई दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ए ही, क्योंकि इसमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इसका क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छी तरह समझिएगा, मार्कर काम नहीं कर रही है। ओके, उसके बाद चौथी बात,
यदि ए का यूनियन ए करेंगे, स्वयं का स्वयं से यूनियन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग सम नियम। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग सम नियम। वर्ग मतलब स्वयं का क्या करना, वर्ग करना है, एक ऐसे निकालना है, वर्ग के ही बराबर है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग सम नियम। क्या बोलेंगे, इसको तत्समक नियम बोलेंगे। मतलब खाली के साथ करा है ना, खाली के साथ सम्मिलन निकाल रहे हैं, तो सम्मिलन के कुछ ये गुण धर्म इसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे एक और फॉर्मूला है, देखिए, यदि u का सम्मिलन निकालते हैं a से तो क्या बनेगा, u ही बनेगा। इसको हम लोग u का ही नियम बोलेंगे। इसका नियम बोलेंगे, u का ही नियम बोलेंगे। इतनी बातें आपको जाननी है समुच्चयों के सम्मिलन में। मतलब सम्मिलन के कुछ गुण धर्म को फॉलो करना, इस बात को अच्छी तरह से हम लोग फॉलो कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया पहले, यदि ए का यूनियन बी निकालते हैं और इसका वैल्यू बी यूनियन ए के बराबर है तो कौन से गुणधर्म को फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमय नियम। उसके बाद ए बी सी, फिर ए बी सी सबका यूनियन निकाल रहे हैं, पहले ए का यूनियन बी निकाल रहे हैं, फिर उसका यूनियन सी के साथ निकाल रहे हैं। यदि ये वाला वैल्यू ए का यूनियन बी यूनियन सी के बराबर आ जाता है तो बोलेंगे कि वह सहचरण नियम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद सेकेंड नंबर, यदि ए का यूनियन फाई के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पर ए ही बनेगा, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे, ए और फाई रिक्त समुच्चय को मिलाएंगे तो वहाँ ए ही बनेगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट्स होता नहीं है। चौथी बात है, इसको बोले तत्समक का नियम बोल सकते हैं। चौथी बात ये है कि ए का ए से यूनियन करेंगे, ए का ए से यूनियन करेंगे तो ए ही बनेगा। यूनियन मीन्स ए को ए से मिलाएंगे तो ए बनेगा। यह बात पहले क्लियर कर लीजिए। ए को यदि ए से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसको वर्ग सम नियम बोलेंगे। यदि यू का यूनियन ए से करते हैं तो क्या बनेगा, यू, इसको यू का नियम बोलते हैं। तो यह क्लियर हो गया समुच्चयों का सम्मिलन। अब थोड़ा सा आते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देख लेते हैं। उस बात को भी थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। मैं चाहता हूँ ताकि कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अब देखते हैं हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देखते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलेंगे, सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ज़्यादा कुछ मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। आप देखेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी कवर करने की इसको कोशिश करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। पहली बात कि समुच्चयों को सम्मिलन को हम लोग ऐसे संकेत में लिखते हैं नीचे की तरफ। समुच्चयों को सर्वनिष्ठ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, समुच्चय को सम्मिलन को हम लोग ऐसे सूचित किए थे ऊपर की तरफ। लेकिन सर्वनिष्ठ को, जिसको उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को हम लोग कैसे ऐसे सूचित करेंगे, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ सकते हैं, या सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ये क्या हो गया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो गया। समुच्चय को सर्वनिष्ठ को ऐसे इंटरसेक्शन से सूचित करते हैं, ऐसे सूचित करेंगे। अब देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन मीन्स सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ मीन्स होता है जो दोनों में मिलेगा। जब आपके पास दो समुच्चय दिया है तो दोनों समुच्चय में जो एलिमेंट्स उभयनिष्ठ होंगे, जो एलिमेंट्स दोनों समुच्चय में मिलेंगे, वही कहलाएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। फिर एक बढ़ाते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक समुच्चय दिया है और उनमें जो एलिमेंट्स मिलेगा, उनमें जो उभयनिष्ठ होगा, वह कहलाएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। फिर एक बढ़ाते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किसे बोलेंगे, जब दो समुच्चय आपके पास दिए हो तो दोनों समुच्चयों में जो एलिमेंट्स मिलेगा, दोनों समुच्चय में जो एलिमेंट्स उभयनिष्ठ होगा, इस बात को हम लोग बोलेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सेट आपको ए दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 दे दिया, ठीक है, और बी बराबर आपको दे दिया 3 4 5 6, और इसका क्या निकालना चाहते हैं, इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का सिंबल नीचे की तरफ होगा, यह बात पहले ध्यान रखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलेगा। अब दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं 3 और 4 मिल रहा है, तो 3, 4।
यही जो होगा ना ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया। देखिए दोस्तों, जो दोनों समुच्चयों में एलिमेंट्स मिलेगा तो दोनों में क्या मिल रहा है, 3 4 मिल रहा है, मतलब 3 4 क्या होगा, उन दोनों समुच्चयों का श्रवनिष्ठ हो गया। फिर एक बार समझिए, समुच्चयों का श्रवनिष्ठ क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, तो इसको बोलेंगे जब दो समुच्चय दिए हो तो उनमें जो भी एलिमेंट्स मिलेगा उन समुच्चय में जो भी अवयव श्रवनिष्ठ होगा, जो भी अवयव उभयनिष्ठ होगा, इसी बात को बोलेंगे समुच्चयों का श्रवनिष्ठ। ओके, समुच्चय को श्रवनिष्ठ को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन या श्रवनिष्ठ या उभयनिष्ठ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब इसका वेन डायग्राम खींच लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं ये आयत को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ये तो बात आप क्लियर है। आपके पास दो समुच्चय होनी चाहिए, ठीक है, ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो दोस्तों बात यहाँ पर श्रवनिष्ठ ये दर्शाता है कि दोनों में से क्या मिल रहा है, तो दोनों में से ये वाला भाग आपको मिलने का काम करेगा, ये वाला भाग मिलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब दोनों गोला में कौन सा भाग मिल रहा है, ये वाला जो भाग है ना दोनों गोला में मिल रहा है। देखिए 3,4, यदि सेट ए का अवयव को लिखेंगे 1 2 3 4 और बी का अवयव को लिखेंगे 3 4 5 6, तो 3 4 दोनों में मिलेगा, ये वाला आपको भाग मिलेगा, इसी भाग को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यह जो वेन डायग्राम हो गया यह ए इंटरसेक्शन बी के लिए हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं समुच्चयों का अंतर। पहले यहीं पे एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, छोटी सी बात। देखिए असंयुक्त समुच्चय जान लेते हैं जरा सा। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, यह भी इस चर्चा करी गई कहीं ना कहीं यहीं पर। असंयुक्त समुच्चय ये क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय। देखिए जब दो समुच्चयों का श्रवनिष्ठ निकाल रहे हैं ए और बी, ये दोनों समुच्चय का जब श्रवनिष्ठ निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू फाई आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू खाली आ रहा है, रिक्त समुच्चय आ रहा है, तब बोलेंगे कि दोनों समुच्चय एक दूसरे का असंयुक्त समुच्चय है। इस बात को गौर करिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। पहले असंयुक्त समुच्चय, समुच्चयों का श्रवनिष्ठ क्लियर हो गया, तो असंयुक्त समुच्चय यहीं पर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। असंयुक्त समुच्चय होती क्या है, जब दो समुच्चयों का श्रवनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, जब दो समुच्चयों का श्रवनिष्ठ फाई आता है, रिक्त समुच्चय आता है, मतलब उसका वैल्यू कुछ भी नहीं आता है, तो बोलते हैं कि वो दोनों जो समुच्चय हैं वह रिक्त समुच्चय हैं। रिक्त समुच्चय नहीं, सॉरी, असंयुक्त समुच्चय हैं। इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए ए का वैल्यू 1 2 3 दिया है, बी का वैल्यू दिया है 5 6 7, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, श्रवनिष्ठ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन जो दोनों में मिलेगा, इन दोनों में कौन सा वैल्यू मिल रहा है, कोई वैल्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब फाई लिखेंगे। कहने का मतलब ए और बी यहाँ पर क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है ना। समझ गए बात को। जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन श्रवनिष्ठ निकालने पर उसका वैल्यू फाई आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, तो उसको बोलेंगे कि वह जो दोनों समुच्चय हैं वह असंयुक्त समुच्चय है। अब एक और बातें आपको जाननी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब जानना समुच्चयों का अंतर समझ लेते हैं हम लोग। समुच्चयों का अंतर क्या है, कैसे निकालेंगे समुच्चयों का अंतर, इस बात को देखते हैं। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, ये बात देख लेते हैं जरा। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, तो इनके अंतर को हम लोग बोलेंगे ए घटाओ बी। अब इसका डिफाइन कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए दो समुच्चय का अंतर यह बताता है कि जो एलिमेंट्स ए में होगा वो बी में नहीं होगा। यदि दो समुच्चयों का अंतर निकाल लिए तो जो एलिमेंट ए में होगा वह एलिमेंट बी में नहीं होगा। यह दर्शाता है समुच्चयों के अंतर को। जब दो समुच्चय दिए हैं आपके पास ए और बी, दो समुच्चय ए और बी दिए हैं तो उनके अंतर को ए घटाओ बी लिखेंगे और इसको डिफाइन करेंगे कि जब दो समुच्चयों का अंतर निकालते हैं तो उसमें सेट ए में जो अवयव होगा वह एलिमेंट्स बी में नहीं होगा। यदि मान लीजिए बी का ए से घटा दिए, बी घटावे, तो इसका मतलब यह होगा कि बी में जो एलिमेंट्स होंगे वह एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे। यह क्लियर कर लीजिए पहली बात ध्यान से। दो समुच्चय का अंतर, दो समुच्चय का अंतर को यदि ए और बी दिया तो इनके अंतर को क्या लिखेंगे, ए घटाओ बी। यदि उलट कर लिख रहे हैं ए घटाओ बी का मतलब कि जो एलिमेंट्स ए में होंगे वह एलिमेंट्स बी में नहीं होगा। ये यहाँ पर देखते हैं तो जो एलिमेंट्स बी में होंगे वह एलिमेंट्स ए में नहीं होगा। तो दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स किसे बोलेंगे कि दो समुच्चय के अंतर को ए घटाओ बी। दो समुच्चय ए और बी दिया है तो उनके अंतर को ए घटाओ बी बोलेंगे। दूसरी बात ध्यान से कवर करेंगे। दूसरी बात ये कि जो समुच्चय मतलब जो अवयव पहले समुच्चय में होगा वह अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं होगा, यह समुच्चय के अंतर को बताता है। उसके बाद मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपके पास दो सेट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4
5, ठीक है ना, और दूसरा समुच्चय दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दिया हुआ है। तो ए को बी से घटाना है, घटाइए ए को बी से, ध्यान दीजिए ए को बी से घटाइए, तो क्या 1 घटेगा, 1 नहीं मिल रहा, 2 घटेगा, 2 नहीं मिल रहा, 3 घट जाएगा, 3 घटेगा, 3 को छोड़िए, 4 घट जाएगा, 4 को छोड़िए, तो क्या क्या बच रहा है आपका 1, 2, ध्यान दीजिए। तो घटाने के बाद 1, 2 घट गया, 3, 4, 5 ये सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1, 2 नहीं घटा क्योंकि नहीं मिला, 3, 4, 5 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो क्या बच गया, सिर्फ 1, 2 बच गया क्योंकि ये नहीं मिला, ये नहीं घटा है, ठीक है ना। देखिए तो जो आपका ए घटा बी दर्शाता है कि जो एलिमेंट्स पहले में होगा वह एलिमेंट दूसरे में नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। अब मान लीजिए, अब मान के चले जरा से इस बात को समझते हैं कि आप इसका क्या निकाल देते हैं, आप इसका वेन डायग्राम निकाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसका वेन डायग्राम आप दर्शाना चाहते हैं, तो इस बात को भी जरा सा कवर कर लीजिए। ये अब यू है, सॉरी ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखिए क्या है ना कि जो एलिमेंट्स ए में होगा, ए घटाओ बी, ये ए और बी, ए घटाओ बी का मतलब हो गया कि जो एलिमेंट्स ए में होगा वो बी में नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए में जो एलिमेंट्स होगा, इस भाग को रंग देते हैं, जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में नहीं होगा। मतलब ए को बी से घटा देंगे, ए को जब बी से घटाएंगे तो ए में जो एलिमेंट्स होगा वह बी में नहीं बचने वाला है। यह बात पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये वाला भाग रंगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो एलिमेंट्स है वह एलिमेंट्स बी में नहीं है। यह ए घटाओ बी का क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो भाग रंगा हुआ है यहाँ तक रंगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब अवयव ए में है वह अवयव बी में नहीं है। अगर यही बातें मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूँ कि ए और बी है और बी घटाओ ए का डायग्राम निकालना, वेन डायरेक्ट खींचना है, तो बी घटाओ ए का मतलब कि जो अवयव बी में होंगे वो ए में नहीं होगा। मतलब ये आपका सेट ए हो गया, ये बी हो गया, तो जो एलिमेंट्स आपका बी में होंगे वह ए में नहीं होगा। ये हो गया ए बी घटाओ ए का वेन डायग्राम। ये हो गया जो एलिमेंट्स ए में है वह बी में नहीं है, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स बी में है वह ए में नहीं है। तो यह जो हो गया ए घटाओ बी का वेन डायग्राम हो गया, और यह जो वेन डायग्राम हो गया वो बी घटाओ ए का वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, देखिए बीच वाला भाग जो है ना नहीं मिल रहा है। इंटरसेक्शन मीन्स समझ रहे हैं, इंटरसेक्शन मीन्स होता क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कि दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो ये वाला भाग सर्वनिष्ठ मीन्स मिलनी चाहिए ना। इन दोनों में कोई भी भाग नहीं मिलता है, जिसके कारण से इनका जो वैल्यू होता है रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए घटाओ बी और इसका इंटरसेक्शन बी घटाव ए से करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब मिलाएंगे, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करेंगे, मिला नहीं रहे, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये बता रहा है कि ए में जो होगा बी में नहीं होगा, ये बता रहा है कि जो बी में होगा वो ए में नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि दोनों का आप इंटरसेक्शन करिए, वो क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, यानी क्या आ गया, 5 आ गया। बस आज की इस वीडियो में इतनी ही बातें। हम लोग कल से इसके एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, और कहीं भी आपको दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज की इस वीडियो में इतनी ही। ओके बाय।